सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बुक जो है ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा था। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये सेकेंड टाइम इस बुक को पढ़ने वाला हूँ आपके साथ। तो ये रही बुक जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और आइए स्टार्ट करते हैं। मतलब ये हार्वर्ड मार्क्स जब भी लिखते हैं ना तो बहुत ही मतलब वो सटीक चीज़ों के बारे में लिखते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है, राइटिंग लैंग्वेज है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे उन्होंने 20 चीज़ों के बारे में बात किया है, और वो 20 चीज़ें कैसे एग्ज़िस्टेंस में आई वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि जब भी हार्वर्ड मार्क्स कभी भी किसी क्लाइंट के साथ बैठे हैं, वहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको उनको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको मतलब जो भी वो स्टार्ट करते थे अपना सेंटेंस कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दिस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन इन्वेस्टिंग इज़ दिस। तो ये सारी चीज़ें जब वो बात करते थे, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उनके दिमाग में आती थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि इसको पूरा एक बुक के रूप में हम उसको कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने 20 चीज़ों के बारे में बात किया है, उसके जो कोर आइडियाज़ हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है द सेकंड लेवल थिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बहुत बार इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि द सेकंड लेवल थिंकिंग मतलब कि लेट्स से अगर आज कोई इवेंट सडनली हो जाती है मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर कहीं पे भी, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के ऊपर लेट्स से या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है या तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तो हो गया पहली चीज़ कि लेट्स से अगर हम रेसेंट एग्जांपल लें तो हमें पता है कि क्रूड के प्राइस बिकॉज़ ऑफ यूएस ईरान वार जो है वो ऊपर जा रहा है। तो उसकी वजह से जो कुछ-कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि जहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी क्रूड के ऊपर ज़्यादा है, तो उसके स्टॉक्स के प्राइसेज़ जो है वो सडनली नीचे आने लगते हैं। तो यहाँ पे उनका कहना है कि अगर हम फर्स्ट लेवल थिंकिंग अगर सोचे तो क्या होता है कि अगर क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा स्टॉक जो है उसको बेचो। अगर क्रूड का प्राइस कम हो रहा है तो उसको खरीदो। ये है फर्स्ट लेवल थिंकिंग। बट द सेकंड लेवल थिंकिंग क्या है? कि जहाँ पे हम ये भी सोचते हैं कि अगर ये स्टॉक अगर गिर रहा है या तो क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? ये हो गया फर्स्ट लेवल। उसके बाद सेकंड लेवल की का क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो इन सारी चीज़ों से, ये सारी साइकिल से पहले गुज़र चुका है कि नहीं? क्या वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा? फिर हम देखते हैं कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है, क्या वो जो है वो आज नहीं तो कल बिकॉज़ कि ये टेम्परेरी कुछ मूव आ रहा है, उसकी वजह से उनकी डिमांड में या तो उनकी सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना हो गया आपका सेकंड लेवल थिंकिंग। तो इसीलिए यहाँ पे हार्वर्ड मार्क्स जो है ना वो ये हमें ये सिखाते हैं कि आपको सेकंड लेवल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसको डेवलप करना है अपनी इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस में। फिर सेकंड उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट एफिशिएंसी एंड इट्स लिमिटेशन, मतलब कि हमें लगता है कि मार्केट जो है वो एवरी टाइम एफिशिएंट होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट नहीं होता है। वो मिस प्राइस करता है बहुत सारी कंपनीज़ को, बहुत सारे स्टॉक्स को। तो वो हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो गलत है और हम सही है, या तो हमारा एनालिसिस जो है वो सही हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो मार्केट एफिशिएंसी की कुछ एक थियरी आती है जो हमें कॉलेज वगैरह में हमें सिखाई जाती है। अगर आप फाइनेंस अगर आपने पढ़ा है कहीं पे या तो कोई कोर्स किया है, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन की होगी कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट होता है। और आई थिंक एक पॉपुलर बुक भी है, आई थिंक उसके नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो पूरा का पूरा बात करता है कि मार्केट जो है वो ऑलवेज़ एफिशिएंट होता है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक हो गया हमारा दूसरा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तीसरा उन्होंने बोला है जो वह है वैल्यू। वैल्यू मतलब कि जैसे हमें वॉरेन बफेट का भी वो कोट है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। तो वैल्यू मतलब क्या है? कि जहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो आज कम या तो ज़्यादा हो सकती है। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वैल्यू। कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे पहले तो कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर वो कंपनी जो है वो प्राइस टू परफेक्शन है, मतलब अगर हम किसी कंपनीज़ के बारे में अगर बात करें कि जहाँ पे उसका पीई रेशियो ऑलमोस्ट 100 या तो 200 या तो 300 इतना चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपका क्या होगा ना कि वहाँ पे रिटर्न बनाना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मतलब पी रेशियो जो है वो वन ऑफ द क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पे हमें वैल्यू दिखनी चाहिए। फिर चौथा उन्होंने बोला है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, मतलब यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि स्टॉक का प्राइस है कंपेयर टू जो स्टॉक की या तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है,
वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। मतलब यहाँ पे उन्होंने बात किया है द इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हमें वॉरेन बफेट ने बहुत बार बताया है कि जहाँ पे जो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू या तो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू का भी कंसेप्ट आता है कि जैसे-जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, मार्केट के फोर्सेस चेंजेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी की जो टर्मिनल वैल्यू है वो भी चेंज होती है। कंपनी की जो इंट्रिंसिक प्राइस है या तो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी टाइम टू टाइम जैसे-जैसे नए-नए अर्निंग्स आते रहते हैं, कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपांड करती रहती है, नई जियोग्राफी में जाती रहती है, तो वैसे वो भी चीज़ जो है वो एक्सपांड होती रहती है। तो ये भी हमें यहाँ पे याद रखना है। फिर 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उन्होंने क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। यहाँ पे मैं 5th, 6th और 7th पॉइंट ये तीनों को मैं साथ में ले रहा हूँ कि जहाँ पे उन्होंने बोला है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, देन रिकॉग्नाइजिंग रिस्क एंड कंट्रोलिंग रिस्क। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हमें रिस्क को समझना है कि रिस्क चीज़ क्या है। रिस्क ये यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया है, बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि रिस्क क्या है? रिस्क है कि जो हमें पता ही नहीं है, वो फ्यूचर में हो सकता है, हमें नहीं पता है कि रिस्क मतलब यहाँ पे जैसे रिस्क का उन्होंने अगर एक डेफिनेशन दिया था कि रिस्क इज़ समथिंग दैट वी डोंट सी, जो हमें नहीं पता है, वो कहीं से भी आ सकता है। वो हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो अंडरस्टैंडिंग रिस्क मतलब कि रिस्क ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में कभी भी हो सकती है, जो इसका हमें अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, बट वो कहीं से भी आ सकती है। सेकंड उन्होंने बोला है कि ये है रिकॉग्नाइजिंग रिस्क, मतलब आपने किसी भी जगह पे लेट्स से अगर आपने इन्वेस्ट वगैरह किया, तो वहाँ पे हमें रिस्क के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर ये रिस्क आता है तो ये इसके साथ हमें ऐसे डील करना है, या तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो उस तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिस्क, या तो हम इसको बोल सकते हैं रिकॉग्नाइजिंग रिस्क। और थर्ड है यहाँ पे जिन्होंने बात किया है वो है कंट्रोलिंग रिस्क, मतलब कि हमें रिस्क को कंट्रोल भी करना है। एक चीज़ हो सकता है कि जिसको हमें पता ही नहीं कि वो क्या है, उसको हम कंट्रोल कैसे करें? तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर आपको रिस्क को कंट्रोल करना है तो आपको ऐसी चीज़ें बाय करनी है कि जिसमें आपको वैल्यू दिख रही है। या तो मतलब स्टॉक की जो प्राइस है या तो स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो इतना नीचे आ चुका है कि जहाँ पे रूम ही नहीं है आपको रॉन्ग होने का। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% कि आप सही ही जाओगे, ऐसा नहीं है। बट वहाँ पे चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में हमें ऐसी स्टॉक्स या तो ऐसी कंपनी बाय करनी है कि जिसका वैल्यूएशन बहुत ही नीचे आ चुका है और जहाँ से मतलब चांसेस है कि उसका जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है रिस्क को। रिस्क बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रिस्क। फिर उन्होंने बोला है 8वीं चीज़ जो उन्होंने बोला है वो है बीइंग अटेंटिव टू साइकल्स। हार्वर्ड मार्क्स ने जहाँ पे डिस्कस किया है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल करके एक बुक जो हमने हमारे चैनल पे भी डाला है, 3 पार्ट्स में डाला है, पूरी बुक को डिटेल में हमने जहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि बीइंग अटेंटिव टू साइकिल, मतलब कि यहाँ पे उनका कहना है कि हम साइकिल के किस स्टेज में हैं, साइकिल कौन-सी कंपनी की, कौन-सी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ बीइंग अटेंटिव टू साइकल्स। फिर 9th अगर ये हम यहाँ पे देखें तो उन्होंने बोला है द अवेयरनेस ऑफ पेंडुलम, बहुत ही क्रिटिकल चीज़। अब इसका मतलब क्या है कि पेंडुलम जैसे हमें पता है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे वो हमेशा ही स्विंग करता रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है ना कि हमें पेंडुलम के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट के फोर्सेस जो है वो एक एक डायरेक्शन लेते हैं कि जहाँ पे एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म भी आ जाता है कभी-कभार। उसका मतलब क्या है कि पेंडुलम जो है वो करंटली एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में है, लेट्स से लेफ्ट या तो राइट, तो वहाँ पे वो एक एक्सट्रीम डायरेक्शन में है। अभी धीरे-धीरे मार्केट में जो एक्सेस ऑप्टिमिज्म आया है, फिर वहाँ से वो ऑप्टिमिज्म जो है वो स्लोली कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे एक्सेसिव बेयरिश व्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमें पता चलता है कि जो पेंडुलम है वो अभी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जानना है कि पेंडुलम जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म से एक्सेसिव बेयरिशनेस तक चलता रहता है। तो जब अगर एक्सेसिव बेयरिशनेस हो मार्केट में, तभी हमें थोड़ा अग्रेसिव होना है, तभी हमें स्टॉक्स के प्राइसेस जो है या तो एसेट के प्राइसेस जो है, वो हमें वहाँ पे अच्छे मिल सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि वहाँ पे एक्सेसिव ऑप्टिमिज़्म चल रहा है, तो उस टाइम पे लेट्स से अगर आपने ऑलरेडी कुछ परचेस कर रखा है,
तो वहाँ से हमें एग्ज़िट लेना है और वहाँ से हमें कॉशियस हो जाना है बाइंग के लिए। फिर उन्होंने क्या बोला है 10वां पॉइंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कॉम्बैटिंग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का मतलब उन्होंने बोला है द इन आई मीन इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। अभी हमारे पास फियर है, हमारे पास ग्रीड है, हमें पता है कि पूरा मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी अदर मार्केट हो, वो फियर एंड ग्रीड पे चलता है। मतलब आज अगर आपको लगता है कि ये कंपनी सस्ती मिल रही है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है, तो हमने परचेस कर लिया, फिर वो वहाँ से नीचे भी चला गया। पहले हमें ग्रीड था कि ये स्टॉक जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर जब वो स्टॉक करेक्ट होने लगा तो वहाँ पे हमारा फियर आने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, मार्केट जो है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर चलता है, फ़ियर एंड ग्रिड के ऊपर। फिर यहाँ पे उन्होंने 1-2 चीज़ और भी बताई है कि जैसे ईगो, मतलब जब हम मार्केट में आते हैं तो हमारा एक ईगो रहता है कि भई मुझे अपने या तो इंडेक्स जो है या तो कोई और अदर बेंचमार्क है उसको कंटिन्यूअसली मुझे उसको बीट करना है। तो उसके चक्कर में हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, या तो हमें जहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए था वहाँ पे हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट टू मेक सम रिटर्न, जस्ट टू बीट द बेंचमार्क। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो हमें यहाँ पे नहीं करनी है। ऐसा हमें यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, 10th थिंग यहाँ पे वो हमें बताते हैं। फिर 11th नंबर पे है कॉन्ट्रारियनिज़्म। मतलब कि हमें स्टॉक मार्केट में कॉन्ट्रारियन बनना है। अभी इनका मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब अगर हम देखें ना, जो बुक के अंदर मेंशन है, उन्होंने इस तरह से बताया है कि जब भी अगर सब लोगों को अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ऐसे टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं खरीदनी है। उसको बोलते हैं कॉन्ट्रारियनिज़्म। मतलब कि हमें कॉन्ट्रारियन बनना है, जो लोग कर रहे हैं उनसे उल्टा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे एक लाइन उन्होंने बहुत ही अच्छा मेंशन किया, शायद वो वॉरेन बफेट का कोट भी हो सकता है कि buy them when they hate them, sell them when they love them। सो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जब भी मार्केट को किसी स्टॉक या तो किसी कंपनी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, कंटिन्यूअसली लोग बाय कर रहे हैं, ऐसे टाइम पे हमें ऐसे स्टॉक्स या तो ऐसी कंपनीज ढूंढनी है कि जो कंप्लीटली हेटेड है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर हम करंट एनवायरनमेंट में देखें तो जो एफएमसीजी के स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो वो पूरी तरह से इग्नोर है, ऊपर से क्लोज टू 40-50% तक वो गिर चुके हैं। तो मार्केट को अभी ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट को तो अभी चाहिए कि एरोस्पेस, डिफेंस, फिर डेटा सेंटर, एआई, ये सारी चीज़ों में मार्केट को अभी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आज अगर आप देखोगे तो ये सारे स्टॉक्स के पीई आपको बहुत-बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे। जबकि ये जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उनके भी पीई हाई है, बट कंपेयर टू क्या उनकी जो मीडियन एवरेज एक जो हम बोल सकते हैं वैल्यूएशन, क्या उसके आस-पास चल रहे हैं या उसके नीचे चल रहे हैं? तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है। अगेन यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ़ एक आपको पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि 12 नंबर पे जो उन्होंने बताया है फाइंडिंग बार्गेन्स। मतलब हमें ऐसी कंपनीज़ ढूँढनी है कि जहाँ पे हमें बार्गेन्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो कुछ ज़्यादा ही चीप हो रखा है। ऐसी कंपनीज़ आपको ढूँढनी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू फाइंड बार्गेन्स। मतलब कि हमें ऐसी कंपनीज़ ढूँढनी है कि जहाँ पे वैल्यूएशन चीप है, ताकि हमारा रिटर्न जो है वो फ्यूचर में बढ़ सके। और साइकिल्स जैसे हमने पढ़ा है, आज नहीं तो कल, आज जो कंपनीज़ फ्लेवर में है, वो कल आउट ऑफ फ्लेवर होगी। और आज जो कंपनीज़ आउट ऑफ फ्लेवर है, जिसकी वैल्यूएशन हमें सस्ती मिल रही है, फ़ेवरेबल मिल रही है, तो वो आज नहीं तो कल जब साइकिल उसकी टर्न होगी, जब पूरे मार्केट में लोग उसको ही बाय करना चाहेंगे, तब हम बेच रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हार्वर्ड मार्क्स हमें बता रहे हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू फाइंड बार्गेन्स। बार्गेन्स मतलब कि बहुत ही सस्ता कोई स्टॉक या तो कोई एसेट हमें मिल रहा है। फिर है 13th नंबर पे उन्होंने बोला है, जो मुझे लगता है ये जो 20 चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई क्रिटिकल चीज़ है तो वो ये है, पेशेंट अपॉर्च्युनिज़्म। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने पुलक प्रसाद की जो बुक थी व्हाट आई लर्न्ड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, वहाँ पे भी उन्होंने ये पॉइंट जो है वो ब्रीफली या तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंथ में भी उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। पुलक प्रसाद कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो वेट करते हैं कि हर 5 साल 10 साल में जब उनको कोई बड़ा क्रैश दिखता है मार्केट में तो वो एकदम ही एक्टिव हो जाते हैं, और बाकी के टाइम में वो कुछ भी नहीं करते। मतलब वो अपना रीडिंग वगैरह करते हैं, स्टडी करते हैं, बट वो कुछ बाइंग या तो सेलिंग नहीं करते हैं, एज़ पर द बुक यहाँ पे उन्होंने बताया था। और यहाँ पे भी उनका हार्वर्ड मार्क्स का जो पॉइंट है वो वही बोल रहे हैं कि पेशेंट अपॉर्चुनिज़्म। मतलब कि यहाँ पे उनका कहना है कि हमें पेशेंटली वेट करना है कि जब हमें
प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले कि मार्केट में जैसे कोविड-19 का जो क्रैश आया था, अगर ऐसा क्रैश अगर वापस से आता है, तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और ऐसे टाइम में क्या होता है ना कि सेलर्स जो है वो हावी होते हैं मार्केट में। तो सेलर्स को क्या है कि उनको बेचना ही, एग्ज़िट चाहिए किसी भी तरह से। और उसी टाइम पे अगर कोई बंदा बायर है, कोई अगर लॉन्ग पोज़ीशन बनाना चाहता है ना, तो ऐसे टाइम पे ही आपको सबसे फ़ेवरेबल वैल्यूएशंस मिलते हैं। फिर है 14th नंबर पे कि नोइंग व्हाट यू डोंट नो, मतलब यहाँ पे वो ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें जब भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो बहुत बार हमारी लाइफ़ में, हमारे दिमाग में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम नहीं जानते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन-सी चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, कौन-सी चीज़ हमें नहीं पता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इन्वेस्टिंग के डिसीजंस हो सकते हैं, वो हमें लेने चाहिए। और ये सिर्फ़ इन्वेस्टिंग के बारे में भी नहीं है। अगर हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें या इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो हम कैसे करें कि जो चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, तो वहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ कि वी नीड टू एक्सेप्ट दैट व्हाट वी डोंट नो। और दूसरा स्टेप वहाँ पे होगा कि तब आप वहाँ पे अपना प्रयास करोगे, अपना ट्राई करोगे, एक एफर्ट डालोगे वहाँ पे, उसको जानने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, वो पहले तो आपको पता होनी चाहिए और बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेक डिसीजंस। फिर यहाँ पे 15th पे उन्होंने क्या बोला है, हैविंग अ सेंस फॉर वेयर वी स्टैंड। अब इसका मतलब क्या है कि आपको साइकिल में तो मतलब हमें या तो क्या हार्वर्ड मार्क्स को भी इतना आइडिया नहीं रहता है जब साइकिल में वो कौन से स्टेज पे खड़े हैं, वो जज करने का मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे उनका कहना ये है कि इसका मतलब ये है कि हमें एक बेसिक सेंस या तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए मार्केट का, एक जो पल्स होता है ना उसके बारे में। कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ कि जब हम देख रहे हैं कि मार्केट, इंडिया का जो मार्केट है स्पेसिफिकली, वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में वो घूम रहा है। जबकि अगर हम यूएस का मार्केट देखें, तो वहाँ की जो एआई कंपनीज है, डेटा सेंटर, या तो ताइवान की भी कुछ कंपनीज है सेमीकंडक्टर वाली, तो ये सारी कंपनीज जो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही थी अभी तक। तो यहाँ पे उनका क्या बोलना है कि हमें ये एक बेसिक सेंस होना चाहिए कि इन्वेस्टर का पल्स क्या है अभी, कि वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत यूफ़ोरिया का हमें वहाँ पे सेंस मिलता है। या तो फिर बहुत सारे सेलर्स हमें आस-पास में दिख रहे हैं जहाँ पे फ़ियर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा मार्केट में जो बेयरिशनेस है, वो बढ़ रहा है। तो ऐसे वो बोल रहे हैं कि हमें एक सेंस होना चाहिए कि हम अभी कहाँ पे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट साइकिल। फिर 16 पे उन्होंने बोला है द अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ लक, मतलब कि हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं, हम जो भी रिटर्न बनाते हैं, वहाँ पे हमें हमारा लक का जो रोल है, उसको भी हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब बहुत बार जब मार्केट, लेट्स से अगर आपने कोई स्टॉक लिया और वो 1 दिन, 2 दिन में कंटिन्यूअसली ऊपर जाने लगा है, अच्छा खासा आपका रिटर्न बन रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कंटिन्यूअसली 20% का अपर सर्किट लग रहा है 1 वीक से, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपको लगेगा कि नहीं, नहीं यार, ये तो मेरी स्किल थी कि मैंने इस स्टॉक को बाय किया। मुझे इन्वेस्टिंग अब जो है वो आ चुका है। मुझे पता है कि मार्केट में पैसा कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब यहाँ पे हमें लक एज़ अ फैक्टर जो है उसको भी हमें कंसीडर करना है। हमारी स्किल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि 5 टू 10% लक का फैक्टर हमेशा ही वहाँ पे रहता है जब भी हम पैसे बनाते हैं या तो हम लॉस करते हैं मार्केट में। फिर 17th नंबर पे उन्होंने बोला है इन्वेस्टिंग डिफेंसिवली, मतलब अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग जो है वो हमें नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे उनका बोलना है। डिफेंसिवली मतलब हमारा स्टॉक या तो लेट्स से अगर हमारा म्यूचुअल फंड का भी अगर पोर्टफोलियो है, तो हमारा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो ऐसे होना चाहिए कि हम मार्केट में कोई भी अनफोर्सिन सिचुएशन की वजह से हम वाइप आउट ना हो जाए। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है या तो हमारी जो वेल्थ है, वो कभी भी वाइप आउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे उनका ये बोलना है। और बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि अपनी पूरी की पूरी वेल्थ जो है, या तो वो स्टॉक में रखते हैं या तो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं एफ-एंडो में, कि जहाँ पे वो अच्छा खासा लॉस भी कर लेते हैं। लेट्स से अगर आपकी वेल्थ का 50% 60% अगर आपने एफ-एंडो में लगा के रखा है, वहाँ पे कुछ लॉस हो गया या तो 100% कैपिटल जो था वो आपका वाइप आउट हो गया, तो हम रास्ते पे आ जाएँगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है, ऐसा हार्वर्ड मार्क्स हमें यहाँ पे सिखाना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग डिफेंसिवली, मतलब हमें ये जो गेम है वो बहुत ही लंबे टाइम तक खेलते रहना है। फिर 18th नंबर पे उन्होंने बोला है अवॉइडिंग पिटफॉल्स, मतलब लॉस।
यहाँ पे पिटफॉल्स का मतलब उन्होंने बोला है लॉस, कि हमें जितना हो सके उतना लॉस को अवॉइड करना है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हाई रिस्क हाई रिटर्न ये सारी चीज़ें ठीक है, बोलने में अच्छी लगती है, बट एक्चुअल में जो प्रॉपर इन्वेस्टर होते हैं ना, जो अच्छे खासे जाने-माने इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, 50, 60 साल, 70 साल, जैसे वॉरेन बफेट 90 इयर्स उन्होंने देखा है कि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है लॉस को अवॉइड करना है। जैसे उन्होंने बोला, आई थिंक एक कोट भी था उनका, कि देयर आर 2 थिंग्स, कि फर्स्ट थिंग इज़ यू डोंट मेक लॉस एंड सेकंड थिंग इज़ यू डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फिर 19th नंबर पे उन्होंने बोला है एडिंग वैल्यू, मतलब ये एक एसेट मैनेजर की पर्सपेक्टिव से है, कि जहाँ पे अगर हम किसी और का पैसा अगर हम मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ याद में रखनी है कि हमें कंटिन्यूअसली वैल्यू जो है वो ऐड करना है हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उनको भी ये चीज़ देखना है कि अपने शेयर होल्डर का जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ध्यान रखें, कि जहाँ पे उनको डिविडेंड भी मिल रहा है, या तो अगर लेट्स से डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो स्टॉक की प्राइसेज़ में वो अप्रिसिएशन वहाँ पे दिखना चाहिए। मतलब एडिंग वैल्यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और फाइनली उन्होंने बोला है पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मतलब यहाँ पे जो हमने 20 चीज़ें डिस्कस करी, वो सारी की सारी चीज़ों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है हमारी इन्वेस्टिंग में, हमारी सक्सेसफुल एक फाइनेंशियल जर्नी में। तो ये हो गया आपका द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो बुक जो अभी हार्वर्ड मार्क्स ने लिखी थी। तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ भी वैल्यू ऐड किया है अगर आपकी लाइफ में, आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में, और हम आगे भी ऐसे बुक्स की वीडियो जो है वो कंटिन्यूअसली बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमने बहुत सारी अच्छी बुक्स की वीडियो भी डाल रखे हैं, बट भले ही हमारे पास इतना व्यूअरशिप अभी नहीं आ रहा है, हम इतना कुछ पेड प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल है, बट धीरे-धीरे वी हैव द होप दैट आज नहीं तो कल हमारी चैनल जो है उसको उसका जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो मिलेगा। थैंक यू।